रिसेंटली आपने लोलापालूजा में परफॉर्मेंस किया। क्या एक्सपीरियंस था आपका, उसके बारे में बताओ। मुझे फ़ोन आया कि वुड यू लाइक टू परफॉर्म एट लोलापालूजा, और मेरा दिमाग फट गया। आपकी एक रिसेंट सॉन्ग है तू जो मिला है, मिला 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 है कैसे। सो उसकी क्या स्टोरी थी? Any inspiration I consider as divine inspiration. God is there or any entity is there and he's like, ले बेटा तुम्हारे लिए ये। तथास्तु। Exactly. My first professional project was singing for a film which was produced by YRF. डू यू बिलीव इन लक? लक का ये भी मतलब होता है कि यू आर एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। दे आर वर्किंग वेरी वेल बट Yeah. वो पहुंच नहीं पाते, उनका स्ट्रगल बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। टैलेंट के साथ साथ ये इंडस्ट्री में मैंने जो देखा हुआ ना वो इज़ एटीट्यूड। तो आपने स्टार्ट किया सिंगिंग से, देन सॉन्ग राइटिंग, वॉइस ओवर आर्टिस्ट, नाउ वोकल कोच। म्यूज़िक या कोई भी आर्टिस्टिक फील्ड में रहने के लिए यू कैंट जस्ट डू वन थिंग। पैशन या हॉबी नहीं है सिर्फ, ये करियर है। तो अलग स्किल्स बिल्ड करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस। एज अ वुमेन आपकी इंडस्ट्री में कुछ ऐसा स्ट्रगल रहा या कुछ ऐसा मोमेंट रहा जो There are more opportunities sometimes that you think are for men. You have to be slimmer or you have to look better or you need to put on a show and एक certain demand शायद हो सकती हैं जो that I have been told that you won't be on this stage if you don't look. फर्रे मूवी में टाइटल ट्रैक सॉन्ग किया है आपने। ताजा तुरम बेशरम भोला भाला अपना भरम चुलबुले बुलबुले जैसे हम चले व्हाट वो कंपोज किया हुआ है सचिन जिगर ने। मैं ऐसे बात कर रही हूँ, फिर मैं ऐसे बात कर रही हूँ, फिर मैं ऐसे बात कर रही हूँ। आप टोन के साथ कितना खेल सकते हो बेसिकली। चुप खबर कहीं कोई फिक्र, इट्स वेरी लाइक कॉन्वर्सेशनल। उसमें भी नज़ाकत बहुत है, इट्स लाइक डायलॉग। आज के हमारे गेस्ट है माननी देसाई, एक सुपर टैलेंटेड सिंगर, म्यूजिक कंपोजर, सॉन्ग राइटर एंड वोकल कोच है। इस एपिसोड में हमने उनसे उनकी म्यूजिक जर्नी, क्रिएटिव प्रोसेस एंड म्यूजिक इंडस्ट्री के रियल साइड के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग बातें करी है। काफ़ी ऑनेस्ट एंड इंस्पिरेशनल बातचीत होने वाली है। प्लीज़ ये एपिसोड इन तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। एंजॉय द शो। वेलकम टू VGS। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। विल स्टार्ट विद बिगिनिंग। यू आर इन म्यूजिक, वॉइस ओवर आर्टिस्ट, सो अपनी जर्नी के बारे में था। ओके, जर्नी तो मतलब पता नहीं कितने साल हो गए अभी। इट्स बिन अ कपल ऑफ इयर्स बट इट्स बिन वेरी स्मूथ एंड नाइस। आई स्टार्टेड एट द एज ऑफ व्हाट, लाइक प्रोफेशनली आई थिंक एट द एज ऑफ 16। तो बचपन से म्यूजिक का कीड़ा तो था ही। एंड बट हाउ इट स्टार्टेड? how it started with Hannah Montana. So Hannah Montana और हाई स्कूल म्यूजिकल जो दो बड़े बड़े डिज्नी के शोज थे, आई वॉज अ बिग फैन एज अ चाइल्ड। सो I would see them on stage and performing, concerts हो रहे थे। I was like, I want to do this, and that was me at 5 years old. उसके बाद से फिर कॉलेज, स्कूल, ये सब जो भी जहाँ पे भी कॉम्पिटिशन्स होते थे मैं पार्टिसिपेट करती थी। इवन एज अ स्कूल किड आई वुड गो एंड लाइक पार्टिसिपेट इन outside competitions, कुछ भी। And then college आए तो then you get involved with cultural activities, festivals हो रही हैं। There are celebrities coming into the college for festivals and all of that. I was like, कॉलेज कौन से थी? मिठी बाई, the most Bollywood college ever. Yes. तो music was a big part of that college. I mean, music उनकी जो department थी, that was very active and everything. So I joined that. वहीं से एक competition मैंने पार्टिसिपेट किया है ऐसे ही। एंड बाय फ्लूक, मैं लिटरली बोलती हूँ बाय फ्लूक मैं जीती वो। और उसके जो जज थे वो अरमान मलिक और तारा सुतारिया थे। दिस वाज इन 2014। तो मैं तो ऐसे ही गई थी, मैं जीत गई और मुझे पता भी नहीं था कि क्या उनका प्राइस क्या है। क्या मुझे लगा कि नहीं एक सर्टिफिकेट देंगे बस। बट मुझे स्कॉलरशिप मिली एक म्यूजिक स्कूल में विच इज़ कॉल्ड द ट्रू स्कूल ऑफ म्यूजिक, जो बॉम्बे में थी, नाउ इट्स शिफ्टेड। तो वहाँ फिर एक बार वो हुआ तो फिर एक जर्नी स्टार्ट हुई कि चलो टुवर्ड्स प्रोफेशनल म्यूजिक, बिकॉज नाउ यू आर लर्निंग म्यूजिक फॉर्मली। आपके टीचर्स, आपके जो पेयर्स हैं वो सब इंडस्ट्री लोग हैं। तब तक कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हो जाता है। तब तक कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हो जाता है। अब एक्चुअली एक रियलिस्टिक एनवायरनमेंट में भी हो कि जहाँ पे आप म्यूजिक जो प्रोफेशनली लोग करना चाहते हैं उनके साथ आप पढ़ रहे हो। यस। तो
मतलब उसके वजह से आई थिंक इट गेव मी अ बिगर पुश इनटू वांटिंग टू डू म्यूजिक मोर प्रोफेशनली। और तब तो कॉलेज भी चल रहा था साइड में। तो मैं एक्चुअली 12th स्टैंडर्ड में थी जब मैंने म्यूजिक स्कूल में गई मैं, और कॉलेज कर रही थी साथ में। ओके। तो 16 के एज में स्टार्ट हो गया, और वैसे ही मतलब चीज़ें होती गई। आई स्टार्टेड टीचिंग, आई स्टार्टेड वर्किंग इन फिल्म्स एट द एज ऑफ 19। मेरी मेरी पहली एक्चुअली जर्नी में वैसे ही बोल सकती हूँ कि माय फर्स्ट प्रोफेशनल प्रोजेक्ट वाज सिंगिंग फॉर अ फिल्म व्हिच वाज प्रोड्यूस्ड बाय वाईआरएफ। ओह ग्रेट। मतलब मैंने स्टार्ट। मैंने उसके पहले मैं स्टूडियो ही नहीं गई थी, मतलब प्रोफेशनली कुछ रिकॉर्ड करने के लिए मैंने कभी एक स्टूडियो जाके रिकॉर्ड करा ही नहीं था। तो पहली मतलब पता नहीं कैसे कहाँ से किसी ने सुना कि नहीं, लेट्स कॉल हर इनटू द स्टूडियो, एंड आई गॉट कॉल्ड इन फॉर वन फिल्म, एंड देन बिकॉज दे लाइक माय वर्क, मैंने अगले दिन मेरे व्हाट सेकंड इज द फिल्म नेम ऑफ की। दैट फिल्म? इट वाज कॉल्ड कैदी बैंड। ओके। 2017 में आई थी। इट वाज डायरेक्टेड बाय हबीब फैजल, हु इज द डायरेक्टर ऑफ बैंड बाजा बारात एंड लेडीज वर्सेस रिकी बहल, ये सब बड़ी मूवीज। तो पहले तो आप पहली बार एक स्टूडियो में एंटर करो, वो भी यशराज फिल्म्स के स्टूडियो में, और वो भी हबीब फैजल सर बैठे हुए हैं बगल में। तो दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस। वो ये जब चीज़ें थोड़ी थोड़ी होती रहती है ना, तो देन यू गेट अ पुश कि नहीं, अच्छा आई थिंक दिस इज अ गुड करियर पाथ फॉर यू, जो ऑलरेडी आप चाहते हो, बट वो कॉन्फिडेंस मिलना बहुत इम्पोर्टेंट है कहीं डू यू से। बिलीव इन लक? आई डू, आई मीन आई थिंक लक का ये भी मतलब होता है कि यू आर एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। राइट। हाउ डिड द यूनिवर्स डिसाइड कि आप वो मोमेंट में बट यहाँ पे होने बहुत लोग वाले ऐसे हो। भी होते हैं कि आई थिंक दे आर वर्किंग वेरी वेल, बट Yeah. वो पहुंच नहीं पाते, उनका स्ट्रगल बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। ट्रू, ये तो सही बात है। एंड टैलेंट तो बहुत है, मतलब ये शहर नहीं देख लो यार, Right. मुंबई इज द हब ऑफ Hmm. टैलेंट एंड इट्स फैंटास्टिक जो लोग यहाँ पे हैं। आई जस्ट फील लाइक कि टैलेंट के साथ साथ ये इंडस्ट्री में मैंने जो देखा हुआ ना, वो इज एटीट्यूड। Correct. आपका एक जो पर्सोना है, आपका एटीट्यूड है, वो अगर, बिकॉज लोग क्या है ना, लोग want to work with you if you are also good to work with। Correct. आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्लीज़ नहीं कर रहे हो, Hmm. आप अपने काम से रख रहे हो, बट एट द सेम टाइम यू आर मेंटेनिंग अ सर्टेन लेवल ऑफ डेकोरम। आप प्रोफेशनल हो, आप टाइम पे पहुंच रहे हो, आप ऑल ऑफ दीज डिफरेंट फैक्टर्स आर सम थिंग्स दैट All of these are एड टू details. योर Hmm. सक्सेस। Yes. तो ये एक जो पहला चांस भी किसी को मिलना, वो भी एक लक फैक्टर है, बट देन वो सस्टेन करना इज ऑल बेस्ड ऑन एटीट्यूड, बिकॉज आपका टैलेंट तो है ही, मतलब टैलेंट कहीं पे जाने नहीं वाला है अनलेस यू स्टॉप वर्किंग ऑन इट। Yes. बट इट्स द अदर फैक्टर्स। एंड हाँ, जिनका लक और एटीट्यूड दोनों साथ साथ में अगर वो लोग करते हैं, तो फिर तो हो जाता बन है। जाता है सबका। Okay. ये सिटी देती है सबको। आई बिलीव इन दैट, यू स्टिक अराउंड, यू जस्ट कीप एट इट, द सिटी विल टेक अ लॉट फ्रॉम यू। आपका रेंट ले लेगा, आपकी मेंटल पीस ले लेगा, सब कुछ, बट आपको दुगना देगा अगर आप आपका हसल देखेगा तो। आप लगे रहोगे तो। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। सो आपने स्टार्ट किया सिंगिंग से, देन सॉन्ग राइटिंग, वॉइस ओवर आर्टिस्ट, नाउ वोकल कोच। या सो ये कैसे स्टार्ट हुआ? सॉन्ग राइटिंग तो मैंने बिकॉज यू आर 5-6 साल इन्वॉल्व इन लॉट ऑफ थिंग। या आई मीन पहले तो ये बात है कि म्यूजिक इंडस्ट्री की बात मैं क्यों ही करूं, बट म्यूजिक या कोई भी आर्टिस्टिक फील्ड में रहने के लिए यू कांट जस्ट डू वन थिंग, वरना आप मतलब रह स्टक हो जाओगे। जाओगे। हाँ एग्जैक्टली, अगर मैं सिर्फ गाती होती तो आई वुड हैव टू वेट फॉर समबडी टू गिव मी अ चांस। राइट। अपने अपॉर्चुनिटीज आप कैसे बिल्ड कर सकते हो, आप कैसे डेवलप कर सकते हो एज अ म्यूजिशियन। अगर आपको सस्टेन भी करना है, ये पैशन या हॉबी नहीं है सिर्फ, ये करियर है, तो अलग स्किल्स बिल्ड करना इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस। तो मतलब आई थिंक स्टार्टिंग में, आई थिंक आई वाज 7-8 इयर्स ओल्ड, तब से मैं लिख रही हूँ गाने। मेरे पास वाइट बोर्ड होता था अपने रूम में, और पता नहीं कुछ रैंडम से पोएम्स लिखती रहती थी, नेचर पे, मेरी मदर पे। फिर पता नहीं कौन से हाई स्कूल म्यूजिकल और हैना मोंटाना के भी रेफरेंसेस बहुत आते थे, तो उसके बहुत ही टिपिकल पॉप डिज्नी काइंड ऑफ सॉन्ग्स मैं लिखती रहती थी, इंग्लिश एंड हिंदी दोनों।
तो वहाँ से राइटिंग का कीड़ा चालू हुआ एंड इट कंटिन्यूड सिंस देन ओनली. सो आई हैव बीन अ सॉन्ग राइटर सिंस आई वाज अ सिंगर, ऑलमोस्ट सेम ड्यूरेशन. दूसरी चीज़ें जो हुई आई थिंक एज अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी कहाँ से हुआ पता नहीं, बट वो होता है ना कि आप जब सेल्फ टॉट होते हो, लाइक आई हैव नॉट बीन टॉट बाय अ टीचर ऐसे फॉर्मली बहुत ज़्यादा. तो अब जब सेल्फ टॉट होते हो ना, तो आप कहीं-कहीं से सीखते हो, कुछ भी मतलब कुछ भी ट्राई करते रहते हो. तो मेरी अगर इंस्ट्रूमेंट वॉइस है, तो मैं कुछ भी करती थी. मैं सिंगर्स की नकल उतारती थी या फिर मैं एक्सेंट्स समझती थी कि अच्छा ये अगर कोई इंटरव्यू देख रही हूँ मैं, ग्रैहम नॉर्टन देख रही हूँ या फिर एलन डिजेनेरिस देख रही हूँ, कुछ भी. आपकी वीडियोस मैंने देखी जिसमें आपने अलग-अलग सिंगर के हाँ, सिंगर्स और एक्सेंट्स हाँ। वही तो, मतलब नकल उतारने की कोशिश में आई यूज्ड टू डू एनीथिंग. मतलब आई यूज्ड टू ट्राई एंड इमिटेट पीपल. तो बिकॉज ऑफ दैट आई थिंक आई वाज एबल टू डू एक्सेंट्स, आई वाज एबल टू वॉइस मॉड्यूलेट, और वो ही एक चीज़ होती है विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट रियली इन द कैपेसिटी दैट आई वर्क. मैंने कैरेक्टर वॉइसेस नहीं किए हैं तो वो तो अलग ही बात हो गई, बट फॉर एड्स एंड ऑल ऑफ दैट, तो इट स्टार्टेड लाइक दैट. एंड देन वन ऑफ माय फ्रेंड्स, मैं उनके साथ एक म्यूजिक कुछ पे काम कर रही थी, ही वाज अ प्रोड्यूसर. तो ही हैड गॉटन एन एड एंड ही इज लाइक ये एड है, इसमें मंदना करीमी है, बट इन पे एक एक्सेंट डब करना है. मतलब बेसिकली उनकी आवाज़ आई थिंक क्लियर नहीं आई थी या कुछ भी. इज लाइक कि इसको इनफैक्ट अमेरिकन एक्सेंट में डब करना है. और मैं स्टूडियो में थी. इज लाइक मानो हैव यू डन वॉइस ओवर्स बिफोर? आई सेड नहीं, आई हैवंट. ही इज लाइक विल यू डू इट? आई सेड श्योर, आई एम हियर. मैंने किया, डायरेक्टर भी बैठे हुए थे वहाँ पे, लॉक हो गया, मेरी पहली ऐड आ गई. And then like that, because one thing comes out, then you start getting inquiries, people recommend, all of that. So then the voiceover journey started. And vocal coaching also started in 2017 because I was very passionate about teaching. मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं किसी को सिखाऊं तो एक बात है, बट मेंटोर करूं, किसी के जर्नी में एज अ कैटलिस्ट बनूं, यू नो, कि चलो यू I picked up a lot of things on my own. I don't want you to make the same mistakes. Maybe I can fast track your process. So teaching started like that and it's been 9 years now. सो आपने बोला वॉइस ओवर के लिए आपको अचानक से एक अपॉर्चुनिटी आई. आई थिंक हम सबको रेडी रहना चाहिए, कहीं से भी कोई अपॉर्चुनिटी आ सकता है, तो बी रेडी और एक्सेप्ट इट. Yes, always. Like accept opportunity with open arms. फिर आप देखो अगर आपके साथ अलाइन हो रही है चीज, is it working for you, is it not working for you, all of that is secondary. First thing is take Do the opportunity. Try it, find out. Don't say no at the start राइट. because you never know what it might turn into. So I have one question regarding writing. So when you writing a song, Yeah. what you prefer first, mood, emotion, or you feel the lyrics only? So it's very different with each song. Pehle, the one thing that I have experienced, which I always go back to, is that any inspiration I consider as divine inspiration. मतलब आप बैठे हो, आप एक रूम में बैठे हो, बंद कमरे में बैठे हो, या फिर आप खुली जगह में बैठे हो जहाँ पे आपको समुंदर दिख रहा है, या फिर यू नो इट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल सीनिक लोकेशन. अ सॉन्ग कैन कम एट एनी मोमेंट. रात Right. को इन फ्रंट ऑफ व्हेन आई एम सिटिंग एंड ऑल माय लाइट्स आर शट एंड मैं सिर्फ लैपटॉप स्क्रीन में कोई वीडियो देख रही होती हूँ, रैंडम सा कोई पता नहीं बिस्वा का वीडियो देख रही होती इसके हूँ, तब regarding मेरा question है सडनली मेरे गाना पास. आता है. हाँ, हाँ. इट्स सो रैंडम. तो मतलब एवरी सॉन्ग का प्रोसेस इज डिफरेंट एंड देयर इज नथिंग लाइक मूड आएगा या फिर इमोशन आएगा पहले. लिटरली इन माय केस मोस्टली सब साथ में आता है. हम्म. आई कंपोज वाइल आई फ्री स्टाइल, और वो फ्री स्टाइल लिरिक्स होते हैं. मैं कभी भी अपने लिरिक्स एडिट नहीं करती हूँ. तो जब मेरी मेलोडी आती है तभी मेरे फाइनल लिरिक्स मैं बिठाती हूँ उस पे, एंड इट ऑल हैपेंस इन अ फ्लो. आई हैव नेवर सैट डाउन ऐसे, यू नो, नेवर मैं लिखने नहीं बैठते बोलूँगी, बट इंडिपेंडेंट काम, मतलब जो भी मैं इंडिपेंडेंटली लिखती हूँ उसके लिए ऐसा नहीं हो कि अच्छा आज मैं एक गाना लिखूंगी, आई एम गोइंग टू डू दिस. बट आर्टिस्ट के लिए ऐसा नहीं होता ना. आर्टिस्ट तो ऐसा है कि मतलब कभी भी वो चीज़ आ सकती है आपके अंदर से. कभी भी आ सकती है, कभी भी आप चलो कुछ चीज़ें आपको फ्यूल करती है. लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं पियानो पे बैठी हूँ या फिर कोई भी इंस्ट्रूमेंट के साथ बैठी हूँ या कोई इंस्ट्रूमेंटलिस्ट के साथ बैठी हूँ, अगर वो कोई कॉर्ड्स बजाएगा तो एक मूड सेट हो जाएगा. राइट. सो इन दैट केस दैट आंसर्स योर क्वेश्चन कि देन अ मूड इज सेट. आपको कुछ कॉर्ड प्रोग्रेशंस आ रहे हैं तो दिमाग में कोई फील आएगी या फिर इमोशन आएगा, उसके हिसाब से आप उसको नेविगेट करोगे. अ लॉट ऑफ द टाइम्स आई राइट on my own.
ओके without anybody. Not sometimes even without an instrument. तो ऐसी होती है कि randomly कोई melody ऐसे it's like God is there or any entity is there and he's like ले बेटा तुम्हारे लिए ये तथास्तु exactly. So it's pretty much like that and then lyrics flow, emotion flows, everything. और वो कभी भी कोई inner emotion के साथ जुड़ा हो पता नहीं कुछ it's never like that. अच्छा, एक ऐसा कोई इंसिडेंट जिससे मैं ऐसा अजीब सा आप कुछ कर रहे हो और माइंड में एक अचानक से गाना आया, एक सॉन्ग आया, ओ मैं पर 3-4 बोल देती हूँ हाँ आपको छोटे-छोटे और उसका क्या हुआ था वो इंसिडेंट के बारे में? ओह गॉड मैं ओके पहला जो मुझे सबसे ज़्यादा याद है इज़ मैं कॉलेज में थी और साइकोलॉजी का क्लास चल रहा था और अच्छा। जो टीचर थी वो बहुत बोरिंग थी। तो मैं वेट कर रही हूँ कि यार कब ख़त्म होगा। पहले तो द रूम वाज़ ऑल्सो फ्रीज़िंग और मुझे लग रहा था कि नहीं कब ब्रेक पड़ेगा बट कुछ टाइम बाकी था क्लास के लिए। तो मैं बैठी हूँ और सडनली एक मेलोडी आई। ऐसे मैं फ़ोन भी कैसे निकालूँ अभी रिकॉर्ड करने के लिए? कैसे हो सकता है ये? मैं कब से ऐसे गा रही हूँ एंड आई नीडेड लाइक कुछ मुझे हमेशा मेलोडी सिर्फ़ ना, ना, ना करके मैं नहीं गा पाती। आई नीड सम वर्ड्स ओके ऑन इट। तो मैंने बाहर देखा मैं ऐसे-ऐसे देख रही हूँ, दरवाज़े के बाहर ही मैंने 2 पिजन्स को लड़ते हुए देखा। तो पिजन्स हैविंग ऐसे ही करके मैंने बना दिया। पिजन्स हैविंग अ फाइट कुछ तो रैंडमली मैंने ऐसे लिरिक्स बना के क्लास खत्म हुआ कि मैं भाग के बाहर गई और मैंने रिकॉर्ड किया है। तो वो एक इंसिडेंट था। सेकंड वाज़ ऐसे ही मैं स्कूल बस में थी। आई थिंक आई वाज़ इन 9th स्टैंडर्ड ऐसे कुछ। सडनली एक मेलोडी आई तो मैं कॉन्स्टेंटली गा रही बिकॉज़ अगेन फ़ोन नहीं था मेरे पास। कॉन्स्टेंटली दोहरा रही हूँ वो मेलोडी फिर घर भाग के फिर वो रिकॉर्ड किया। तो ऐसे ही होता है मेरा और फिर एक और रैंडम जो सबसे लास्ट हुआ था कि मैं घर में थी और अपने रूम में थी और मेरे रूम में एक आई थिंक मेरी ग्रैंडमदर आई हुई थी तो वो सो रही थी मेरे रूम में तो आई वाज ओके लाइक आई कांट डिस्टर्ब हर। मैंने ऐसे ही लैपटॉप खोला सोचा कि कुछ हेडफोन्स लगा के मैं कुछ सुन लूँगी बात कुछ देख लूँगी खुद से। तब एक गाना पता नहीं इट्स लिटरली डिवाइन इंस्पिरेशन स्ट्राइक हुआ विदाउट मेकिंग अ साउंड मतलब एटलीस्ट वो दूसरे 2 इंसिडेंट्स में मैं गा तो पा रही थी मेलोडी याद करने के लिए। यहाँ पे मैंने एक शब्द, एक साउंड तक नहीं निकाला है। मैंने सिर्फ़ अपने नोट्स खोले, पूरा गाना विद कंपोज़िशन इन माय माइंड पूरा ओह! तैयार हो गया। मतलब कॉम्पोज़िशन के साथ-साथ? कंपोज़िशन के साथ-साथ और वो भी एक गाना नहीं, 2 ग्रेट, गाने कंप्लीटली अलग ज़ोन्स में। इट्स इनसेन। So I consider it as divine inspiration. There's nothing else and I feel like वो एक लक का फैक्टर मुझे लक वहाँ पे लगता है कि आई एम लकी कि मेरे पास ये आया या फिर ये मोमेंट मुझे आया और वो और जो एक दैट्स पावरफुल फील होती है ना वो बेस्ट होती है। लक, दैट्स व्हाई आई आस्क्ड यू बिफोर कि लक इज़ इम्पोर्टेंट फॉर यू ये। Luck in the sense that people understand maybe हुँ, I do बिकॉज़ believe in that but yeah एवरी एक्टर्स एंड जो अच्छे लेवल पे हैं, एसआरके हैं और अक्षय कुमार, एनी एक्टर आई सॉ मेनी इंटरव्यूज़, yeah सबका ये कहना है कि जब मैं स्टूडियो में जा रहा होता हूँ, तो लाइन से बहुत सारे एक्टर्स मेरे से अच्छे गुड लुकिंग, मेरे से अच्छे टैलेंटेड कतार में लाइन में खड़े रहते yeah हैं। बट वो अपॉर्चुनिटी मुझे मिली है, इट मीन्स कहीं न कहीं कुछ तो है जो फ़ोर्स, जो एनर्जी वो आ रही है और वो लक है मेरा जो मैं वो कर पा रहा हूँ। ओके, आपकी कौन से सॉन्ग जो आपके दिल से बहुत करीब हो, आपको मतलब हमेशा वो ऐसा होता है ना कि मतलब जैसे मैं एक वीएफएक्स आर्टिस्ट हूँ, तो मैं जब कोई शॉट डिज़ाइन होता है, शॉट शॉट करते हैं, तो वो जब बहुत अच्छा होता है, तो बार-बार रिपीट मोड में उसको देखते हैं। yeah कि आपके कौन-सा ऐसा सॉन्ग है जो आप आपके दिल से बहुत करीब है और बार-बार आप वो उसको रिपीट मोड में सुनती हैं? um मेरा आई वुड से सबसे क्लोज अभी शायद एक होगा जो मैंने अभी तक रिलीज नहीं किया है वो वही मोमेंट जो मैंने अभी जस्ट बताया आपको कि विदाउट अटरिंग अ साउंड मैंने क्रिएट किया वो भी क्रिएशन प्रोसेस में ही चल रहा है बट आई एम गोना अच्छा। रिलीज इट होपफुली लेटर दिस ईयर और नेक्स्ट ईयर स्टार्ट में तो वो गाना मेरे सबसे करीब है अभी और एक और जो मेरा पहला रिलीज था विच वाज कॉल्ड कॉल माय नेम तो बिकॉज दैट वाज माय फर्स्ट डेब्यू रिलीज और मतलब दिल के बहुत करीब है वो जो मतलब आई लव दैट सॉन्ग मेलोडी जो भी है मतलब मैं अगर कोई और आर्टिस्ट का भी होता वो गाना तो मैं उतनी शिद्दत से उसको पसंद करती और सुनती भी तो या ऐसी एक रीसेंट सॉन्ग है, तुझो मिला है,
यस। सो उसकी क्या स्टोरी थी? कैसे आपने लिखा भी आपने ही है? नहीं, वो जो मेरे कोलैबोरेटर हैं, उन्होंने लिखा है, निलोत्पल सिन्हा। तो या उसकी स्टोरी भी ऐसी है कि निलोत्पल इज़ एन वेरी क्लोज़ फ्रेंड। तो वो आए हुए थे घर पे डिनर के लिए एंड फिर मेरे घर पे एक पीएसआर कीबोर्ड है यामाहा का। हमने सोचा कि चलो जैम ही कर लेते हैं। तो बैठे हम जैम करने और उन्होंने ऐसे ही मतलब वो भी एक पहले तो बहुत ही अमेजिंग म्यूजिशियन है, मतलब इट्स अ प्लेजर समटाइम्स यू थिंक ना कि कुछ म्यूजिशियंस होते हैं उनके साथ अगर जैम भी करो तो आप एलिवेट हो जाते हो, मतलब आपकी आर्टिस्ट्री को चैलेंज मिलता है या कुछ यू नो इट पुशेस यू टू बी अ बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ राइट। somewhere. So he's that kind of an artist. He's an extremely talented guy. So he started playing और ऐसा नहीं कि मतलब बेसिक कॉर्ड्स या जो आपने इंट्रो गाने का सुना होगा ना पियानो का, एग्जैक्टली उन्होंने वही बजाया एंड ऑन द स्पॉट फर्स्ट टाइम पे? फर्स्ट टाइम में। दैट्स हाउ गुड ही इज। सो ही स्टार्ट प्लेइंग दैट एंड फिर मैंने भी गुनगुनाना चालू किया एंड ऑटोमेटिकली कुछ गुनगुनाने थे तो फोन निकलता है ऑडियो 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 यू नो वॉइस नोट। तो ऐसे ही किया एंड एक दो बार पहले ट्राई किया, कुछ कुछ आइडियाज आ रहे थे बट दे weren't लैंडिंग। वो अंदर से भी फीलिंग आती है कि यू नो दिस इज नॉट राइट, लाइक दिस इज नॉट गिविंग दैट फील। बट आई थिंक द थर्ड और द फोर्थ ट्राई हमने एक गो में पूरा मेलोडी मैंने ऐसे ही हम किया है, कुछ भी ऐसे रैंडमली जिबरिश गा के उन्होंने बजाया है, कॉर्ड्स वहीं पे चेंज हुए हैं एग्जैक्टली जैसे गाने में है, पूरा गाना ये सब एक उस गो टाइम पे में ही हो बनाया रहा है। था? ग्रेट। और फिर ऑब्वियसली बिकॉज लिरिक्स मैं नहीं लिखती हूँ एंड आई एम नॉट कंफर्टेबल सो मच राइटिंग इन हिंदी, मेरी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, तो मैं ज़्यादातर इंग्लिश में लिखती हूँ, पहले थॉट वही आती है। बट ये गाना वी वांटेड टू डू इन हिंदी, सो वी सैट विद इट एंड देन ही रोट द लिरिक्स एंड वैसे ही बना। तो वोकल मेलोडी मैंने कंपोज करी, उन्होंने पूरा इंस्ट्रूमेंटेशन कंपोज किया। तो जो भी आप ट्रम्पेट सेक्शन सुनते हो एवरीथिंग हैज़ बीन प्लेड बाय हिम बाय द वे, पियानो, ट्रम्पेट अरेंजमेंट सब कुछ एवरी उन्होंने। इंसिडेंट गिवन बाय हिम ओनली? या सो दैट आई डिड ऑल द वोकल बिट्स, जो भी था बैकिंग वोकल डिज़ाइन किए मैंने और मेरी एक दोस्त है प्रतीक्षा काले करके, जिनके साथ मैंने काफ़ी कुछ प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं, अपना बना ले और ये सब, हम बहुत सारे वोकल अरेंजमेंट साथ में करते हैं। तो उनको मैं लाई ऑन बोर्ड और हाँ मतलब बन गया ऐसे गाना। दैट सॉन्ग इज रियली ग्रेट। थैंक यू सो मच। सो एक क्वेश्चन है, आई थिंक बहुत लोगों ने आपसे किए रहे हैं कि आप इतना अच्छा गाती हैं और एट द सेम टाइम वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी है, तो अपने वॉइस को हेल्दी और वर्सटाइल रखने के लिए आप क्या करती है? ऐसा कुछ एक डेली रूटीन जो आप शेयर कर सकते 100% 100% ऐसे ही थोड़ी ना, भगवान ने जो दिया है उसको टेक केयर भी करना होता है। हाँ, There's dedication and there's discipline more than या anything करेक्ट। which is required. तो first thing I do is उठ के ही गर्म पानी, इट इज़ द बेस्ट थिंग। और गर्म पानी जब पी रही होती हूँ तब मैं ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करती हूँ। और जो लोगों को पता नहीं है कि आपकी वॉइस को हेल्दी रखने के लिए आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट डू ब्रीदिंग। ओह, आपको जो भी How? टायर्डनेस फील हो रही है ना वॉइस में, लाइक वो खराश फील होती है या फिर एक ऐसे वाली जो आवाज़ हो जाती है यू नो, मतलब बेसिकली आपकी वॉइस टायर्ड है या फिर खुली हुई नहीं है। आप सिर्फ नॉर्मल ब्रीदिंग इन ब्रीदिंग आउट जो अनुलोम विलोम जैसे होता है या फिर कोई भी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस वोकलिस्ट जो करते हैं वो वाली भी, या फिर नॉर्मल योगिक ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, प्राणायाम, ये सब से आपकी वॉइस जो खिलेगी ना, आपको लगेगा कि भाई कैसे खुली है आवाज़। एंड रेजोनेंस बढ़ती है। रेजोनेंस इज बेसिकली वॉल्यूम विदाउट पुटिंग प्रेशर ऑन योर वॉइस, कि मुझे ऐसे बात करने की ज़रूरत नहीं है, मैं नेचुरली लाउड साउंड कर सकती हूँ विदाउट स्ट्रेनिंग। ये सब ब्रीदिंग से आती है। डू यू थिंक ये सबको करनी चाहिए जो 100%। सिंगर और वॉइस ओवर आर्टिस्ट नहीं है? मैंने जो भी स्टूडेंट्स को अभी तक, आई थिंक आई हैव टॉट ओवर 200 स्टूडेंट्स इन द लास्ट 9 years or so। 200 तो मैं ऐसे ही बोल So रही you're हूँ teaching मुझे। from 9 years? Yeah, it's been a while। तो every single student that I worked with, चाहे वो बूढ़े हों, बच्चे हों, कोई भी हो, you know, like any age group, whether, and a lot of them have been professional musicians also। काफ़ी बार यही क्वेश्चन लेके आते हैं कि इतने सारे हम गाते हैं इतना ज़्यादा, या फिर कभी कोई ज़्यादा
प्रेशर डाल के नोट हिट कर लिया, उसके बाद आवाज़ थक जाती है। आई वाज़ लाइक द ओनली थिंग दैट कैन सेव योर वॉइस और कैन कीप इट हेल्दी इज़ ब्रीदिंग। एंड सेकंड, ब्रीदिंग करने के बाद ऑब्वियसली आपका रियाज़, बिकॉज़ अगर आप वॉइस को चलाओगे नहीं, आप ऑयलिंग नहीं करोगे उसकी, करेक्ट। तो रस्ट हो जाएगा। सो जितनी ज़्यादा रियाज़ करो, उतनी ज़्यादा आपके वोकल कॉर्ड्स मतलब स्ट्रॉन्ग होंगे, आपके वोकल मसल्स स्ट्रॉन्ग होंगे, ये सब। तो ये रूटीन तो हर हर दिन आई कैन नॉट मिस इट फॉर द वर्ल्ड। एवरी डे। हाँ, इट्स लाइक Yes. ब्रशिंग माय टीथ। या आई हैव टू ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कुछ भी करके, एंड रियाज़ भी अलग-अलग फॉर्म्स में, कभी-कभी ऐसे ही गुनगुना रही होती हूँ, या फिर आई सिट डाउन फॉर माय सरगम, जो मैं एज़ अ वेस्टर्न वोकलिस्ट आल्सो आई गो बैक टू हिंदुस्तानी क्लासिकल टेक्निक्स ऑफ रियाज़। तो आई फील लाइक दैट्स द बेस्ट थिंग ऑनेस्टली। वो आपको जो पिच ट्रेनिंग, आपकी स्टेबिलिटी, ये सब जो बिल्ड होती है, वो हिंदुस्तानी क्लासिकल से काफ़ी हो जाती है। एक्चुअली सबसे ज़्यादा होती है। सो आई गो बैक टू दैट ओनली, एंड बट ब्रीदिंग, ऑल ऑफ पानी, गर्म पानी पीना, फिर या जस्ट नॉट स्ट्रेनिंग, ये सब चीज़ें तो ध्यान रखनी पड़ती। रिसेंटली आपने लोलापालूजा में परफॉर्मेंस किया, सो उस समय क्या एक्सपीरियंस था आपका, उसके बारे में बताओ, और क्या क्राउड थी वहाँ की? फर्स्ट टेल मी कि हाउ यू गेट दैट? Okay, so I'll start with a thing that I had done in 2022, जो कि नेक्सा म्यूजिक है। इट्स आई डोंट नो एग्जैक्टली कॉन्टेस्ट होती है या एग्जैक्टली क्या, बट इट्स बेसिकली इंग्लिश सिंगर सॉन्ग राइटर्स को एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि आप रहमान सर के साथ कॉन्वर्सेशन कर सकते हो। वो ही आपको हैंड पिक करेंगे, मतलब काफ़ी लोगों से वो लोग ऑडिशंस मांगते थे, छोटे छोटे उनके ओरिजिनल्स लेके सबमिट करने होते थे। उसमें से 100, फिर 50, फिर लास्ट 24 सेलेक्ट होते थे। So I got selected in that, and then because I was part of that show, and I did a song with them after doing that show, and it wasn't exactly like a reality show because उसमें कोई episodes नहीं थे. It was just one song you do with Nexa Music, and then they'd select winners, and then उनके साथ और गाने, एक दो गाने करते हैं. So very interesting format. So I was part of that show, and it was a fun experience. But then they start giving opportunities to the people that are part of that show. So Okay. because I was on that show, they were, I think, sponsor us, yeah, they had a stage in Sunburn, Goa. So फिर Sunburn Goa में उनका stage था, तो then they placed me there कि we'll give you a slot of half an hour, 45 minutes, ऐसा कुछ, to perform your music. So I went to Goa, Sunburn, perform किया वहाँ पे, and then like that only Lollapalooza का भी वैसे ही मुझे पूछ लिया, but that was way later. Like Sunburn happened in the same year, 22 December. Okay. फिर पूरा साल गया 23. So I was like, okay fine, Nexa Music के साथ wonderful experience. I had that song out, and I got to meet Rahman sir. It's wonderful. And then suddenly out of nowhere, Lollapalooza के 15 दिन पहले, जनवरी में 24 में मुझे फ़ोन आया कि would you like to perform at Lollapalooza? और मेरा दिमाग फट गया, because पहले तो as a Western musician I have been following international festivals since way back. तो जब US में होता था या चिली में होता था या ब्राज़ील, कहीं पे भी, मतलब जहाँ पे Lollapalooza हुआ है, I have followed and I've seen their clips, कौन-कौन आर्टिस्ट परफॉर्म कर चुके हैं वहाँ पे। एंड देन फिर जब इंडिया में लॉन्च हुआ, तब 23 में लॉन्च हुआ था, तब मैंने अटेंड भी किया था वो फेस्टिवल। तो मैं जब देख रही थी कि पहले तो इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट्स को ऐसा स्टेज मिल रहा है, मतलब एक एरिना टाइप का स्टेज मिल रहा है, तो शायद मैं कभी यहाँ पे पहुँचूँ। बट काफ़ी सालों के बाद, बिकॉज मेरा कोई ज़्यादा म्यूज़िक आउट नहीं था तब, बट देन बहुत ही सरप्राइजिंगली अगले साल ही मुझे नेक्सा म्यूज़िक ने अप्रोच किया कि वुड यू लाइक टू परफॉर्म। What was that moment? मतलब मैं वैसे भी अटेंड करने के लिए मैं टिकट्स का जुगाड़ तभी कर रही थी, एंड देन मुझे फ़ोन कॉल आया, और फिर मैं चीखती हुई सबको कॉल कर रही हूँ, सेइंग टिकट्स नहीं चाहिए, आप लोग आ रहे हो, आप मुंबई आ सकते हैं वाला कॉन्वर्सेशन। तो वही, मतलब इट वाज़ वेरी एक्साइटिंग। एक तो आपका एक जो विज़न होता है, ड्रीम होता है,
मेरा विजन यही था कि मैं अपना ओरिजिनल म्यूजिक कहीं पे परफॉर्म कर पाऊँ या फिर एक टूरिंग आर्टिस्ट बनूँ या जैसे भी। बट फर्स्ट मतलब जैसे एक लक फैक्टर आप बोलो, गोइंग बैक टू दैट कि जिसको म्यूजिशियन बनना था उसका फर्स्ट रिकॉर्डिंग हैपेंड एट वाईआरएफ, वैसे ही एक इंडिपेंडेंट म्यूजिशियन को उसका फर्स्ट स्टेज मिला वो लोलापालूजा। और उस टाइम की एक मोमेंट होती है ना, वो बहुत डिफरेंट होती है, क्योंकि Yeah. जब मैंने स्टार्ट किया था, तो जब मैं अपने होम टाउन पे था, मैंने डिसाइड किया कि मुझे फिल्म में जाना है, मतलब बीएफएक्स। तो फर्स्ट मैं यहाँ पे आया, कॉलेज ज्वाइन किया। फिर जब फर्स्ट कंपनी में मैंने स्टार्ट किया, तो एक वहाँ पे टीवी सीरियल बन रही थी गरुड़ा करके। जब वो रिलीज़ हुई, तो एक दिन ऐसे ही मैं वहाँ से वापस आ रहा था घर पे, बैनर पे उनका एक पोस्टर लगा हुआ था। तो जो मोमेंट होती है ना उस टाइम की, कि मैंने मतलब जो सोचा था उसने क्रैक किया मैंने, द फीलिंग इज़ रियली ग्रेट। इट्स वेरी रिवॉर्डिंग कि आपने जो भी, चलो मेहनत, लक, सब कुछ साथ में आके आपका कुछ आप देख पाओ, उससे भी आप पहले तो खुशी बहुत मिलती है, बट यू ऑल्सो लर्न सो Yes. मच दैट विद दैट वन फीलिंग, विद दैट वन एक्सपीरियंस इटसेल्फ। सो फॉर मी दैट वाज लोलापालूजा, बहुत सीखने को मिला। सो व्हाट आई अंडरस्टैंड फ्रॉम योर लाइफ, लाइक अचानक से सब चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही थी, वो ऐसा लग रहा था कि शायद किसी ने आपके लिए वो डिज़ाइन कर रहे हैं, लाइक स्टेप बाय स्टेप चीज़ें होती जा रही थी। तो आप अपनी स्ट्रगल बताओ कि लाइक एज अ वुमेन आपकी इंडस्ट्री में कुछ ऐसा स्ट्रगल रहा या कुछ ऐसा मोमेंट रहा जो आपको फेस करना पड़ा है? आई मीन आई कैन ओनली स्पीक फॉर माई सेल्फ पर्सनली। हम्म। पहले तो फर्स्ट थिंग जो स्ट्रगल लोगों की होती है वो है फैमिली सपोर्ट। माई राइट, फैमिली हैज़ बीन एक्सट्रीमली सपोर्टिव दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देव बीन एक्सट्रीमली अंडरस्टैंडिंग। पहले तो एज अ वुमन अगर आपके लेट नाइट रिकॉर्डिंग्स है तो पेरेंट्स के थोड़े से होते हैं ना, दे आर नॉट कंफर्टेबल, दे आर नॉट श्योर ऑफ योर सेफ्टी एंड ऑल ऑफ दैट। आई थैंकफुली कम फ्रॉम अ फैमिली वेयर माई मम इज़ अ वेरी अमेजिंग डायरेक्टर वुमन, सो शी इज़ अ बॉस वुमन। राइट। उनके भी शूट्स रात को, तो शी नोज़ दिस हम्म। वर्ल्ड। ऐसा नहीं है कि वो अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, उनको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग है कि मेरा वर्ल्ड क्या डिमांड करता है, व्हाट टाइम आई नीड टू शो अप एट अ स्टूडियो, हाउ मच टाइम आई नीड टू गिव, आई नीड टू वर्क विथ मोर मेन बिकॉज इसमें इंडस्ट्री में ज़्यादा मेन है, ऑफ कोर्स कंपोजर्स से लेके इंजीनियर्स से लेके सब लोग, यू नो। सो पहले तो एक फैमिली सपोर्ट आ जाता है इन द पिक्चर, Right. एंड दैट इज समथिंग दैट आई हैव गॉटन लाइक फुल फ्लेजेडली। सो that's one thing that I feel very lucky of about, and no struggle there. Um, then the struggle comes that you've worked with some people in the industry who might have made you feel uncomfortable, जो Me Too का situations जो होते हैं लोगों के साथ, and it's very unfortunate that some people have to go through that, and I've been very lucky in that space as well. I think I've been fortunate that I've worked with very good people who've Right. been very respectful and very professional as well. So आज तक जो भी मेरे experiences हुए हैं, they've been quite decent and work related, and I've built very good work and personal relations with everybody I've worked with. तो ये एक बात हो जाती है। एज अ वुमन स्ट्रगल्स यही होते हैं कि मे बी देर आर मोर अपॉर्चुनिटीज समटाइम्स दैट यू थिंक आर फॉर मेन, यू अच्छा, नो। जैसे कि और एज कंपोजर्स फॉर एग्जाम्पल, या जैसे एक वुमन को एक सर्टन लाइट में देखा जाता है, क्या डिमांड्स होती हैं कि एज अ फीमेल आर्टिस्ट यू नीड टू हैव, you know, you have to be slimmer, or you have to look better, or you need to, you know, put on a show, and एक certain demand शायद हो सकती हैं जो again I think ग्लैमर बोल सकते हो उसको। glamour element जो शायद एक मेल आर्टिस्ट को ना फेस करना पड़े। मुझे बोला गया है, I mean I can say it openly that I have been told that, you know, you won't be on this stage if you don't look hot, वर्सेस द मेल आर्टिस्ट जो मेरे बगल में था उसको वो नहीं बोला गया था। सो ये सब होती हैं चीज़ें, बट आई डोंट कंसिडर दैट अ स्ट्रगल। आई एम लाइक ओके फाइन, दिस इज़ व्हाट माय इंडस्ट्री डिमांड्स, और व्हाटएवर मेरा क्या गोल है इसमें। मुझे ऐसे लोगों के साथ काम करना है जो लुक पे ज़्यादा ध्यान देते हैं टैलेंट से ज़्यादा, तो फिर आई स्टेप अवे फ्रॉम दैट Right. स्पेस। इफ़ आई फील लाइक नहीं, मुझे ये स्पेस में काम करना है जिसमें मुझे ये चीज़ें करनी पड़ेंगी,
विच इज़ ओनली फॉर माई गुड ओनली, मतलब मेरे गोल के से ही अलाइन कर रही हैं ये चीज़ें। Right. अगर मैं हैना मोंटाना भी देखूँ तो वो भी ग्लैमरस ही दिखती थी, तो मुझे तो ये मेरा भी इंटेंशन नहीं है कि मैं मतलब ना करूँ ये कुछ चीज़ें, यू नो, फिजिकली फिट रहना, एक लोगों को एंटरटेन करने के लिए एक सर्टेन कपल ऑफ फैक्टर्स जो रिक्वायर्ड होते हैं फॉर अ फीमेल आर्टिस्ट, वो करना। सो आई ओनली लुक एट दैट एज अपॉर्चुनिटीज ऑफ स्ट्रेंथ कि मैं सीख सकती हूँ। राइट। तो आई डोंट थिंक ऑफ देम एज स्ट्रगल्स, बट येस समटाइम्स यू फील लाइक वो मोमेंट में जब ऐसी हाँ, कुछ उस चीज़ें समय तो होती है तब आपको लगता है कि यार मतलब मेरा टैलेंट काफ़ी नहीं था इसके लिए। बट आई टेक इट इन अ पॉजिटिव स्पेस बिकॉज वो पेसिमिस्टिक रह के कुछ फ़ायदा तो नहीं होने वाला है मेरा। सो या सो आपने फर्रे मूवी में टाइटल ट्रैक सॉन्ग किया है आपने, उसकी क्या स्टोरी थी? बिकॉज दैट टाइटल ट्रैक इज़ वेरी फन एंड यू नो इंथुजियास्टिक, या तो उसका क्या आइडिया था, मतलब कैसे हुआ वो? सो वो कंपोज किया हुआ है सचिन जिगर ने। बहुत ही अमेजिंग कंपोजर्स हैं Yeah. एंड आई हैव वर्कड विद देम फॉर द लास्ट मोर देन 3 इयर्स नाउ। तो उनके साथ काफ़ी प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही थी एज अ सिंगर, एज अ वोकल अरेंजर, एज अ लिरिसिस्ट ऑलरेडी। तो अपना बना ले किया था, फिर और क्या चाहिए, काफ़ी गाने, फर्जी करके एक और शो था उसका टाइटल ट्रैक। तो ये सब में आई वाज मोर ओवर डूइंग लिरिक या वोकल डिज़ाइन या वोकल बैकिंग्स ये सब। और आई थिंक जस्ट अराउंड दैट टाइम मैंने वो रील भी डाली थी जिसमें मैं एक्सेंट्स, इम्प्रेशंस ये सब कर रही हूँ, वॉइस ओवर्स एंड ऑल दैट। आई थिंक सचिन सर ने देखा था वो एंड ही वाज अच्छा। लाइक, आई ही सॉ इट, या फिर पता नहीं कैसे, या फिर उनके ही जो टीम मेंबर्स उन्होंने शायद दिखाया होगा उनको। वो भी बहुत मतलब ही इज़ अ वेरी स्वीट पर्सन एंड वेरी फ्रेंडली एंड बहुत अच्छी, मतलब मेरी बनती भी है उनके साथ। तो वो बोल रही थी कि एंड ही इज़ अ गुजराती ऑल्सो, तो हमारी बातें अच्छा। गुजराती में ही होती हैं। इज़ लाइक माननी देयर इज़ दिस सॉन्ग हम कर रहे हैं, मूवी है एक फर्रे करके जिसमें सलमान खान नीस इज़ गोइंग टू बी इन इट एंड बहुत फन सा ट्रैक है। उसमें ना हमको सिंगिंग ज़्यादा नहीं चाहिए, हमें वॉइस कल्चर चाहिए। अच्छा। वॉइस कल्चर का मतलब ये होता है कि आप अपनी आवाज़ को कैसे-कैसे वेज़ में मॉड्यूलेट कर सकते हो, आप क्या-क्या टोनल इन्फ्लेक्शंस ला सकते हो, जो आप टोन के साथ कितना खेल सकते हो बेसिकली। ओके, मतलब वॉइस के साथ ही, खुद के वॉइस के हाँ, साथ। खुद के वॉइस के साथ कि मैं ऐसे बात कर रही हूँ, फिर मैं ऐसे बात कर रही हूँ, फिर मैं ऐसे बात कर रही हूँ, यू नो, लाइक अलग-अलग, फिर अगर आप वो लेयर करो, तो ऐसा लगता है कि 5 अलग-अलग लोग हैं साथ में। तो वॉइस कल्चर के साथ खेलना इज़ व्हाट ही वांटेड इन दैट ट्रैक। तो वो गाना आपने सुना होगा कि बहुत ही कन्वर्सेशनल है। चुप खबर कहीं कोई फ़िक्र, इट्स वेरी लाइक कन्वर्सेशनल, उसमें भी नज़ाकत बहुत है, इट्स लाइक डायलॉग ऑफ सॉर्ट्स ऐसे। तो ही वाज़ लाइक हाउ अबाउट यू गिव इट अ ट्राई, और देखेंगे अगर फाइनलाइज़ हुआ तो तुम्हारी वॉइस में। आई सेड जैसे भी कोई भी गाना होता है इन फ़िल्म्स स्पेशली, वो ऑब्वियसली गोज़ टू द प्रोड्यूसर और हाउएवर एंड देन वो अप्रूव होता है कि ये राइट। फाइनलाइज़ होगा कि नहीं। तो वैसे ही मैंने तो कर लिया और गाना कर लिया, फिर उन्होंने बोला कि या यू आर ऑन इट, एंड देन द नेक्स्ट थिंग आई नो इज़ दैट एमसी स्टैन इज़ ऑल्सो ऑन इट। तो फिर एक्स कुछ एडिशनल पार्ट्स भी करने थे जो मुझे लेयर्स करने थे उनके एमसी स्टैन के वॉइस पे, तो वो भी कर लिए। तो बहुत ही फन वे में प्रोसेस हुआ है कि चलो, बिकॉज यू कैन डू वॉइस ओवर्स एंड इम्प्रेशंस एंड ये सब, तो ये कोशिश कर लो, ये कर लेते हैं, और एक ही घंटे में रिकॉर्ड करके इट वर्कड। ओके। सो या दैट वाज अ प्रोसेस ऑफ फरे, एंड देन इट वाज अगेन दैट फोन कॉल वाज वेरी क्रेजी कि माननी congratulations on your playback debut. एंड इंटरेस्टिंगली उसी के साथ साथ में मेरा प्लेबैक डेब्यू एक्चुअली हुआ विद ड्रीम गर्ल 2, एक गाना है जमुना पर। तो वो साथ साथ में आया, तो फिर बिकॉज वो ऑलमोस्ट रिलीज हो चुका था, आई थिंक जमुना पर वो फर्रे के release- बाद आई। फर्रे बाद में आया, तो फिर मुझे फ़ोन कॉल आया था, तो लाइक कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन प्लेबैक डेब्यू, बट जब रिलीज होने वाला था दे लाइक ओके दिस इज़ नॉट योर प्लेबैक डेब्यू जस्ट येट, बट स्टिल कॉन्ग्रेचुलेशंस ऐसे ही करके, मतलब बहुत ही एक अच्छी फीलिंग आई थी तब कि Right. 2 फिल्म के लीड सेक्शंस मुझे फाइनली आई गॉट टू सिंग विदिन लाइक अ मंथ।
आपकी इंस्टाग्राम आईडी के बारे में बात करते हैं कि उसका एक सब लोग पूछते हैं मुझे ये, एवरीबॉडी। स्कारलेट विक्टिम का क्या मतलब है और उसके पीछे कोई स्टोरी है? ओके, सो सबके कभी ना कभी बहुत एम्बैरेसिंग ना ईमेल नेम्स, इंस्टाग्राम हैंडल नेम्स हुए हैं, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द क्रिंज एरा ऑफ 2014-15। तो सबके होते हैं ना अजीब अजीब एनिमे लवर 47@gmail.com, द hotmail.com, ये सब अजीब अजीब चीज़ें। तो मेरा इंस्टाग्राम पे नाम था म्यूजिक लोवा मांडेस। म्यूजिक लोवा का भी मतलब डीप था, मैं बहुत डीप थिंकर थी तब। हाँ, मैं डेमी लोवाटो की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। तो लोवा वाज़ फ्रॉम हर सरनेम, लोवाटो अच्छा, है जो भी, बट लोवा भी बोलते हैं ना, आई एम अ लोवा, हाँ, लोवा हाँ, कुछ भी ऐसे। तो म्यूजिक लोवा मांडेस इज़ माननी देसाई का शॉर्ट, ओके, जो मेरे पापा ने नाम दिया था मांडेस ऐसे स्टेज नेम। तो मैंने काफ़ी सालों के लिए मैंने एक्चुअली मांडेस यूज़ भी किया एज़ अ स्टेज नेम। आपके फादर क्या करता ही इज़ अ प्रोफेसर ऑफ मार्केटिंग, एमबीए प्रोफेसर। नहीं, तो उन्होंने कभी बोला नहीं कि एमबीए कर? उन्होंने नहीं, इनफैक्ट वो तो उल्टा बोलते हैं कि मत करो। यू डोंट नीड टू डू एमबीए, डोंट डू एमबीए। इनफैक्ट मैं एमबीए कॉलेजेस गई हूँ उनके स्टूडेंट्स को के साथ बात करने के लिए, उनको एक टॉक देने के लिए कि पब्लिक स्पीकिंग कैसे होती है। उल्टा हो गया, इमेजिन कि एमबीए जाना नहीं पड़ा लेकिन उनके स्टूडेंट्स को मैं मेंटर कर। बट कमिंग बैक टू द स्कारलेट विक्टिम नेम, तो बिकॉज म्यूजिक लोवा मांडेस वाज अ वेरी क्रिंज नेम, लाइक कूल क्या हो सकता है। मैं पता नहीं 15-16 साल की थी तब, मैं लाइक व्हाट कैन बी कूल। तो मैंने तब ऐसे में गाना बहुत लिखती थी, तो आई वाज राइटिंग अ सॉन्ग कॉल्ड स्कारलेट्स विक्टिम। अच्छा, इसका मतलब क्या है? बेसिकली एक पर्सोनिफिकेशन, इमेजिन एक कैरेक्टर है स्कारलेट, बट लाइक अ वेरी शातिर सेंशुअस वुमन जो फंसा रही है लोगों को। मैंने उसके थॉट से लिखा था कि स्कारलेट्स विक्टिम करके गाना। वो अभी तक अच्छा। मेरे पास एक फोटोग्राफ है उस गाने का, जो इतना शिट बना, मतलब इट वाज सो बैड कि मैंने वो पेपर तो टॉस करके फेंक दिया। फोटो लिया उसका लेकिन पेपर टॉस करके फेंक दिया। उसके बाद बिकॉज आई वाज लुकिंग फॉर अ कूल नेम, आई वाज लाइक स्कारलेट्स विक्टिम इज कूल। तो फिर मैंने स्कारलेट्स को हटा के स्कारलेट विक्टिम करके अपना नाम बना दिया, ऐसे कि देखा जाएगा, चलो डाल देते। थैंक यू सो मच ये पॉडकास्ट इन तक देखने के लिए। प्लीज़ आप अपना फीडबैक कमेंट में लिखें ताकि मैं उसको पढ़कर इस पॉडकास्ट को और भी अच्छा और इंटरेस्टिंग बना पाऊँ। थैंक यू।